हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज लेक्चर 21 के अंदर हम देखने वाले हैं एलीट थ्योरी, यानी विशिष्ट वर्ग से रिलेटेड जितने भी हमारे सिद्धांत हैं सभी सिद्धांतों को इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। और अगली जो हमारी वीडियो रहेगी, अगली वीडियो के अंदर हम डेमोक्रेसी और एलीट थ्योरी की एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी में एलीट किस प्रकार का अपना योगदान निभाते हैं। और इस वीडियो के कंटेंट के लिए मैं धन्यवादी रहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा सुमन धनकर मैम का, जिन्होंने आप सभी लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट यहाँ पे तैयार किया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि एलीट थ्योरी किसी भी एग्जामिनेशन पर्पज़ से अगर आप देखो, आप नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी एग्ज़ाम की बात करो तो यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं आता है। अधिकतर लोगों को लगता है कि एक यूनिट से या फिर एक जो टॉपिक है एक क्वेश्चन आता है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से कई बार आपने देखा होगा 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आप समझ सकते हैं आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन इस वीडियो के बाहर मैं आपको ये श्योरिटी देना चाहूँगा कि इसके बाहर एलीट थ्योरी का कोई भी पार्ट या कोई भी पोर्शन नहीं बचता है। पूरा का पूरा एलीट थ्योरी इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय ऐसा है जिसने लोकतंत्र में लोगों के तंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। ठीक है, जो एलीट थ्योरी है ये डेमोक्रेसी की आलोचना के लिए आई थी। सामान्यतः ये माना जाता है कि अन्य व्यवस्थाओं जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, सर्वाधिकारवादी निरंकुश तंत्र की अपेक्षा लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, लोगों में समानता होती है, परंतु ऐसा नहीं है। यह स्थिति सिद्धांत में है, व्यवहार में नहीं है। किसी राज व्यवस्था में सभी व्यक्तियों का समान प्रभाव और समान महत्व की बातें केवल शब्दों में हो सकती है, वास्तव में नहीं। चाहे कोई भी व्यवस्था हो, उसमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा, कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं, जो अपनी बात को अन्य की अपेक्षा प्रभावपूर्ण ढंग से कह सकते हैं और जिनकी योग्यता, बुद्धि व आर्थिक तथा सैनिक शक्ति की अन्य व्यक्तियों पर धाक होती है। राजनीति के अंतर्गत जिन्हें अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है वे ही राजनीतिक अभिजन यानी पॉलिटिकल एलीट कहलाते हैं। मॉरिस डुवर्जर के अनुसार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार वास्तव में विशिष्ट वर्ग के द्वारा लोगों पर शासन करने वाली सरकार होती है। दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें तो ये सार्टोरी की हमारी डेफिनेशन है। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या शासकों और शासितों, शासन करने वाले विशिष्ट वर्ग, शासक वर्ग और लोगों में विभाजित होती है। वहीं सी राइट मिल की एक फेमस कोटेशन है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। वे व्यक्ति जो आज्ञा देने वाले पदों पर अधिकार रखते हैं उन्हें विशिष्ट वर्ग कहा जाता है। तो एलीट जो होते हैं हमारे, विशिष्ट जो वर्ग होता है उसका मतलब क्या है? विशिष्ट वर्ग या एलीट क्लास का मतलब यही है जो व्यक्ति सत्ता में होते हैं, जो व्यक्ति सत्ता में होते हैं उन्हीं को एलीट वर्ग कहा जाता है। विशिष्ट वर्ग के अर्थ की अगर हम बात करें तो जो ये विशिष्ट वर्ग शब्द, एलीट जो शब्द है, इसका प्रयोग 17वीं शताब्दी में विशेष श्रेष्ठता वाली वस्तुओं के लिए किया जाता था। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में इस शब्द का प्रयोग 1923 में हुआ था और एलीट की उत्पत्ति एलिगरे शब्द से हुई जिसका अर्थ है लोगों का चयन। सिलेक्शन बाय चॉइस यानी कि चयन द्वारा चुना गया, अर्थात नेतृत्व होता है। बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके की डेफिनेशन डायरेक्टली में भी आपसे नहीं पूछी जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एलीट जो शब्द है वो कहाँ से निकला है। तो ये एलिगरे से निकला है जिसका मतलब होता है सिलेक्शन बाय चॉइस। विशिष्ट वर्ग इस शब्द का प्रयोग ब्रिटेन तथा अमेरिका में 1930 के बाद ही किया गया है और ऑक्सफोर्ड शब्द के अनुसार इसका अर्थ जनसंख्या में निर्वाचित तत्व होता है, यानी चूजन एलिमेंट इन पॉपुलेशन।
अभिजन वर्ग की प्रकृति और विशेषताएं, अक्सर ये पूछा जाता है यहाँ से कि अभिजन वर्ग की कैरेक्टरिस्टिक या फिर उसका नेचर क्या है, तो इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। अल्पसंख्यक परंतु श्रेष्ठ, ये जब आगे हम डिफरेंट थ्योरीज को देखेंगे तो इनकी डिटेल में आगे हम चर्चा करेंगे। अल्पसंख्यक परंतु श्रेष्ठ, यानी जो एलीट होते हैं, जो अभिजन वर्ग होता है, वो संख्या में कम होते हैं लेकिन उत्तम गुणों वाले वो होते हैं, उनमें विशिष्ट गुण होते हैं और वो श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, एलीट क्लास हमेशा महत्वाकांक्षी होती है। एलीट कौन बनेगा, कौन विशिष्ट बनेगा? विशिष्ट व्यक्ति वही बन सकता है जो महत्वाकांक्षी हो, जो लोगों के ऊपर शासन करने की महत्वाकांक्षा रखता हो। ठीक है, विशेष हितों के रक्षक, एलीट जो होते हैं, एलीट हमेशा क्यों बनते हैं? अपने हितों की रक्षा करने के लिए, वो लोगों के ऊपर डोमिनेंस स्थापना करने के लिए एलीट बनते हैं। एलीट को आप समझ सकते हैं जो हमारे सिविल सर्विस के अंदर होते हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं, जो आगे चलकर हमारे सिविल सर्वेंट बनते हैं, जिन्हें नौकरशाह आप कहते हैं, तो वो भी एक प्रकार की एलीट क्लास है। आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी आपकी एक एलीट क्लास है, आपके धार्मिक नेता एलीट क्लास है। तो ये क्यों बनते हैं? ये विशेष हितों के रक्षा करने के लिए बनते हैं। जनता द्वारा सामान्य स्वीकृत, यानी जो भी एलीट होते हैं, जनता उन्हें स्वीकार करती है कि हाँ भाई, आप लोग श्रेष्ठ हो और हम लोग आपसे नीचे हैं, आप लोग महान हो, आप तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके वहाँ पे पहुँचे हो, तो आप लोगों की हम बात मानते हैं, यानी स्वीकार उनको किया जाता है जनता के द्वारा। अभिजन वर्ग का परिवर्तनशील स्वरूप, यानी जो एलीट होते हैं, एलीट हमेशा चेंज होते रहते हैं। जो आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह होते हैं, आज आपका जो तहसीलदार है, ज़रूरी नहीं है कल भी वही रहेगा, वो चेंज होगा। आज आपकी जो सरकार के अंदर एलीट क्लास है, कल को हो सकता है एलीट क्लास चेंज हो जाए। भले ही बीजेपी चेंज नहीं होगी, बीजेपी की सरकार रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो एलीट क्लास है वो चेंज हो सकती है। तो इसका क्या है? परिवर्तनशील स्वरूप होता है। नीति निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इनके अंदर आत्मचिंतन की प्रवृत्ति होती है। आत्मचिंतन मतलब जो एलीट क्लास होती है वो अपने अच्छे बुरे, अपने पॉजिटिव नेगेटिव हर पॉइंट को वो एनालिसिस करती रहती है और नेगेटिव चीज़ों को वो हटाते रहते हैं, जिसके कारण क्या है, समाज में उनकी स्थिति ऊपर 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 बहुत ऊपर हो जाती है और वो एलीट यानी कि विशिष्ट वर्ग में काउंट होने लगते हैं। उसके बाद ये बुद्धिजीवी वर्ग भी होता है। ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग भी एलीट क्लास के अंदर रखा जाता है और ये मैक्सिमम पॉलिटिकल साइंस में जो होते हैं ये सत्ता से संबंधित होते हैं। जितने भी आपके एलीट क्लास है वो सत्ता से संबंधित होती है। सत्ता आपकी पॉलिटिकल हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, सोशल हो सकती है, तो सभी के ऊपर इनका कंट्रोल होता है, क्योंकि ये क्या है, सत्ता से संबंधित होते हैं। और इनके अंदर प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति होती है, ये कॉम्पिटिटिव होते हैं। एक जो एलीट है, जैसे अंबानी है, अंबानी क्या चाहेगा कि मुझे वर्ल्ड का सबसे रिच आदमी बनना है, सबसे एलीट बनना है। अडानी सोचेगा, बिल गेट्स सोचेगा, मार्क जुकरबर्ग, इस तरीके से क्या है, इनके अंदर प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति होती है और ये हमेशा टॉप पर पहुंचने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो एलीट डेफिनेटली पॉलिटिकल पावर का प्रयोग करते हैं अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए और सर्वोच्च स्थिति पे पहुंचने के लिए। विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत की आलोचना। अब देखिए, इस आलोचना को आप कह सकते हैं, ये विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत की आलोचना को आप डेमोक्रेसी की आलोचना भी कह सकते हैं। ठीक है, इन लोगों ने क्या है, डेमोक्रेसी की आलोचना की है विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत ने, लेकिन विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत अपने आप में कुछ कमियां रखता है, क्योंकि जितने भी थिंकर हैं उन्होंने विशिष्ट वर्ग को औचित्य उसका सही ठहराने की कोशिश की है कि विशिष्ट वर्ग जरूरी है, इसलिए विशिष्ट वर्ग की कई आधारों पे आलोचना की जाती है। जैसे इनके जो आलोचक हैं बॉटमोर, बर्न्स, जॉन प्लेमेंडाज, ये प्रमुख जो आलोचक है, इन्होंने आलोचना की है विशिष्ट वर्ग की।
और इसकी आलोचना इस प्रकार से है। सबसे पहले विशिष्ट वर्ग का जो सिद्धांत है वो अप्रजातांत्रिक सिद्धांत है, ये डेमोक्रेटिक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो अधिकतम लोग शासन करते हैं, लेकिन विशिष्ट वर्ग हमेशा कुछ लोगों के शासन की बात करता है, इसलिए ये अप्रजातांत्रिक यानी नॉन डेमोक्रेटिक एक थ्योरी है। ये एक रूढ़िवादी सिद्धांत है। जब रूढ़िवाद को आप पढ़ते हैं, रूढ़िवाद के अंदर आप जब एडमंड बर्क को पढ़ते हैं, जो फादर है रूढ़िवाद के, तो एडमंड बर्क क्या बोलते हैं कि हर आदमी अपना अच्छा भला नहीं सोच सकता है, इसलिए कुछ लोग जो बुद्धिजीवी होते हैं उनको उनके ऊपर शासन करना चाहिए, और इसी सिद्धांत के ऊपर एलीट थ्योरी काम करती है। ये रूढ़िवादी सिद्धांत के ऊपर काम करती है कि हर आदमी अपना भला नहीं सोच सकता, इसलिए एलीट्स को उनके ऊपर शासन करना चाहिए। तो ये एक रूढ़िवादी सिद्धांत है। उसके साथ साथ अनुत्तरदायित्व का सिद्धांत। अनुत्तरदायित्व का सिद्धांत मतलब है कि एलीट जो क्लास होती है वो कभी भी अपने दायित्व को नहीं समझती, वो हमेशा सत्ता प्राप्ति की होड़ में लगी रहती है। नेतृत्व पर अत्यधिक बल, यानी लीडरशिप के ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। जो लीडरशिप है, लीडरशिप को ही प्रमुख माना जाता है, और लीडरशिप के अंदर क्या है, मानवीय तत्वों को महत्वपूर्ण माना जाता है। एक नेता को भगवान की तरह पूजा जाता है, हमारा नेता अमर रहे, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी ये, नेताजी वो, यही चला रहता है इसके अंदर। यानी नेतृत्व के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा फोकस इस विशिष्ट वर्ग सिद्धांत के द्वारा किया जाता है, और आम आदमी की स्थिति इसमें नगण्य, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक आलोचना है। नैतिक व आध्यात्मिक पक्षों की अवहेलना, तो इसमें मॉरलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। जब हम पैरेटो के सिद्धांत को आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि नैतिक पक्षों की अवहेलना किस तरीके से इसमें की जाती है। और एलीट जो थ्योरी है ये विचारधारा के अंत का भी समर्थक है। किस तरीके से, अब देखिए विचारधारा का क्या काम होता है। विचारधारा का काम होता है कि अच्छे से अच्छी विचारधारा हमने लानी है, जिसके द्वारा हम क्या है, गुड गवर्नेंस स्थापित कर सके, एक इस प्रकार का शासन हम स्थापित कर सके जो सभी के हित में हो। लेकिन एलीट थ्योरी क्या बोलती है कि हमें नहीं ज़रूरत है अब कोई अच्छे सिद्धांत की, क्योंकि एलीट ही सब कुछ करने के लिए सक्षम है। ठीक है, इसलिए अब किसी भी विचारधारा की हमें ज़रूरत नहीं है, एलीट के द्वारा ही शासन को संभाला जाएगा। तो ये विचारधारा के अंत का भी समर्थन करता है। राजनीतिक शक्ति का गलत दृष्टिकोण, यानी पॉलिटिकल पावर को ये गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है। पावर को हमेशा ये क्या है, अल्पतंत्र के हाथ में देने की बात करता है, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। और ये सामाजिक व्यवस्था के भी विरुद्ध है। सामाजिक व्यवस्था क्या है, समरसता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, लोगों के बीच सद्भाव की बात करता है। लेकिन एलीट थ्योरी क्या है, समाज के अंदर कुछ व्यक्तियों को उच्च स्थान देने की बात करता है, जो कि सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध चला जाता है। विषमता का विचार अनुचित, तो विषमता की बात एलीट थ्योरी करते हैं। एलीट थ्योरी बोलती है कि हर व्यक्ति सक्षम नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर एबिलिटी नहीं है, इसलिए जो कुछ लोग हैं उन लोगों को बहुत से लोगों के ऊपर क्या है, शासन करना चाहिए, जो कि विषमता का विचार बिल्कुल अनुचित है। तो ये इस प्रकार से आलोचना थी। अब देख लेते हैं विशिष्ट वर्ग के प्रकार कि कितने टाइप की एलीट क्लास होती है। आप एलाइट बोल लीजिए, एलीट बोल लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो विशिष्ट वर्ग के कितने प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है परंपरागत विशिष्ट वर्ग, ट्रेडिशनल एलीट क्लास। ट्रेडिशनल एलीट क्लास, यह परंपरागत मूल्यों के आधार पर शक्ति, प्रभाव और सत्ता का प्रयोग करते हैं। परंपरागत मूल्य, ट्रेडिशनल जो आपकी वैल्यूज होती है, ट्रेडिशनल वैल्यूज लाइक रीति रिवाज, प्रथाएं, धर्म, भूमि तथा परिवार, और उनकी शक्ति तथा सत्ता का आधार होते हैं। ठीक है, जो ट्रेडिशनल एलीट होते हैं वो किस आधार पे काम करते हैं, रीति रिवाज, प्रथाएं, धर्म, भूमि, परिवार और उनसे जो प्राप्त शक्ति और सत्ता होती है। ठीक है, और इसके जो उदाहरण की अगर मैं बात करूं, इसके उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं राजवंश जो होते हैं वो विशिष्ट वर्ग के आपके परंपरागत स्ट्रीम के अंदर रखे जाते हैं। राजकुमार, जमींदार, धार्मिक नेता, ठीक है, धार्मिक नेता जैसे कि आपके धर्मगुरु हो गए, आपके पोप हो गए, आपके पादरी हो गए, आपके मौलवी हो गए, तो इन लोगों को भी क्या है, विशिष्ट
वर्ग के अंदर रखा जाता है, ट्रेडिशनल विशिष्ट वर्ग। दूसरे प्रकार का विशिष्ट वर्ग होता है कुलीन विशिष्ट वर्ग, कुलीन एरिस्टोक्रेट। कुलीन विशिष्ट वर्ग उन समाजों में पाया जाता है जिसमें पुराने समय में राजाओं का शासन रहा है। कुछ लोकतांत्रिक राज्यों में आज भी राजवर्ग के लोग यानी एरिस्टोक्रेट रहते हैं और अपना प्रभाव रखते हैं। इंग्लैंड में लॉर्ड सदन कुलीन तंत्र का उदाहरण है। ऐसे ही फ्रांस, जापान तथा मलेशिया में भी ये देखने को मिलता है और 1969 से पहले भारत में भी कुलीन वर्ग का प्रभाव था। भारत में किस तरीके से? क्योंकि भारत के अंदर आप देखते हैं 562 देशी रियासतें थी और देशी रियासतों, जो ये देशी रियासत है, इन देशी रियासतों के जो राजा थे उन्हीं को आगे चलकर लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन हुए 1952 में, तो यह जो 562 रियासतें थी, इनके जो राजा होते थे उन्हीं को अपना प्रतिनिधि चुनकर लोगों ने भेजा। तो 1969 कांग्रेस का जब तक डोमिनेंस रहा तब तक आप मान सकते हैं कि एरिस्टोक्रेसी का चलन भारत में भी मौजूद रहा था। और हिमाचल के संदर्भ में आज बात करूं तो राजा वीरभद्र सिंह, ठीक है, तो ये जो लास्ट राजा आप बोल सकते हैं, तो इनका भी आप देख सकते हैं अभी जस्ट 2014-17 तक कम से कम इनका रहा है और आगे भी काफ़ी रहेगा इनका। ठीक है, तीसरे प्रकार का विशिष्ट वर्ग होता है नया विशिष्ट वर्ग, न्यू एलीट क्लास। नया विशिष्ट वर्ग औद्योगिक समाज की देन है। औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े बड़े व्यापारिक तथा औद्योगिक समूहों का उत्कर्ष हुआ। ये राजनीतिक प्रक्रिया में बहुत प्रभाव रखते हैं। कभी कभी तो निर्णायक प्रभाव का भी प्रयोग करने की क्षमता इनमें होती है। जो न्यू एलीट क्लास है, इसको आगे हम जब बर्नहम की मैनेजरियल एलीट को पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रबंधकीय विशिष्ट वर्ग उसको कहा जाता है। बर्नहम ने ये सिद्धांत दिया है। तो ये हो गया आपका न्यू विशिष्ट वर्ग। चौथे प्रकार का आपका होता है नौकरशाही, जिसे ब्यूरोक्रेसी आप बोलते हैं, और इस वर्ग का समर्थन बीटी बोटामोर ने किया है। बीटी बोटामोर ने, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नौकरशाही का एलीट सिद्धांत सिर्फ एक व्यक्ति ने दिया है, वो है बीटी बोटामोर। कल्याणकारी नीतियों को बनाने, अपनाने तथा लागू करने में यह वर्ग बड़े साधन के रूप में सामने आया। लोक प्रशासन में इसकी भूमिका और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रकार का जो विशिष्ट वर्ग होता है वो होता है मध्यम वर्गीय विशिष्ट वर्ग। और ये सिद्धांत किसने दिया है? ये सिद्धांत दिया है एडवर्ड शिल्स ने। एडवर्ड शिल्स के द्वारा मध्यम वर्गीय अभिजन की बात की गई। इस वर्ग में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, व्यापारिक वर्ग तथा मजदूर संघों के नेता इत्यादि आते हैं। और इस वर्ग का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक हितों की पूरी करना होता है। तो मेन चीज़ क्या है? नौकरशाही की बात करें तो बीटी बोटामोर आ गए, मध्यम वर्गीय विशिष्ट वर्ग की बात करें तो एडवर्ड शिल्स आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से मेन चीज़ें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट प्रकार का, छठे प्रकार का विशिष्ट वर्ग होता है शासक विशिष्ट वर्ग, जिसे आप कह सकते हैं जो पॉलिटिकल सत्ता में होते हैं। ठीक है, अभिजन वर्ग में सबसे महत्वपूर्ण शासक वर्ग होता है, जिनका शासन व्यवस्था पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। यह पूरे समाज का नेतृत्व करता है। और लास्ट प्रकार का विशिष्ट वर्ग होता है राजनीतिक विशिष्ट वर्ग। अब शासक विशिष्ट वर्ग का मतलब होता है गवर्नमेंट से, ठीक है, गवर्नमेंट से जो आपके सत्ता में है। लेकिन राजनीतिक विशिष्ट वर्ग में वो लोग भी आ जाते हैं जो राजनीति के अंदर है, भले ही वो गवर्नमेंट का हिस्सा है या नहीं है। वो विपक्ष में भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो हो सकता है वो राजनीति करते हैं लेकिन हार गए हैं, लेकिन वो भी विशिष्ट वर्ग के अंदर आते हैं। यह वह वर्ग है जो अभी सत्ता से बाहर है और कभी भी शासक वर्ग की जगह लेने को तैयार रहता है। इनमें भी वे सभी राजनीतिक दल होते हैं जो सत्ता प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहते हैं, या राजनीतिक विशिष्ट वर्ग को आप कह सकते हैं जो आपके विपक्ष के अंदर है। ठीक है, ऑपोजिशन।
राजनीतिक विशिष्ट वर्ग के सिद्धांतों को अब यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सारे सिद्धांत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे, डेफिनेटली आएंगे आपके नेट में, जेआरएफ में, आपके सेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर या लाइफ में आपको ये काम आएंगे। तो इसको अच्छे से आपने समझना है। विभिन्न विद्वानों ने अभिजन की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। इन सभी सिद्धांतों का एक केंद्रीय बिंदु यह है कि शासक वर्ग प्रत्येक समाज में अल्पसंख्यक वर्ग होता है, यानी माइनॉरिटी जो होती है वो होती है विशिष्ट क्लास की। और विभिन्न विद्वानों द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं। यहाँ पे हम 8 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जो कि विशिष्ट वर्ग से रिलेटेड है, 8 थ्योरीज। सबसे पहला सिद्धांत है विल्फ्रेड पेरेटो का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल सिद्धांत है एलिट्स का। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, लाइक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के साथ कौन जुड़ा है, पेरेटो। उसके बाद आपको सोशोलॉजिकल एलिट के साथ कौन जुड़ा है, उसके बाद मैनेजरियल एलिट या इकोनॉमिक एलिट के साथ कौन जुड़ा है, आगे धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के साथ जुड़े हैं पेरेटो। और पेरेटो का जो समय है वो है 1948 से लेके 1923। और पेरेटो ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यवस्थित अध्ययन किया एलीट क्लास का, पेरेटो। और पेरेटो के बाद आते हैं मॉस्का, जिनका हम आगे डिस्कशन जिनकी आगे हम करेंगे। और अभिजन वर्ग का सिद्धांत पेरेटो ने अपनी पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी में दिया। द माइंड एंड सोसाइटी, माइंड से ही आप याद रख सकते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, साइकोलॉजिकल है, ठीक है। माइंड से याद रखना है आपने कि ये साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, माइंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। माइंड एंड सोसाइटी किसकी बुक है? पेरेटो की। तो डायरेक्टली आपसे बुक्स भी मैच करने को आ सकती है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, आगे आपके पास थिंकर दिए होंगे या फिर उन्होंने जो बातें कही है वो हो सकता है, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की प्रतिक्रिया के स्वरूप उन्होंने किया है। यानी कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था वो क्या बोलता था? कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बोलता था कि समाज में 2 वर्ग होते हैं और दोनों में संघर्ष चलता रहता है। लेकिन इसके ऑपोजिट यहाँ पे पेरेटो ने कहा कि ऐसा नहीं है। जितने भी प्रकार के संगठन हैं उसमें क्या है, कुछ लोग क्या है डोमिनेंस रखते हैं, ठीक है, कुछ लोग डोमिनेंस रखते हैं और कुछ लोग शासित होना पसंद करते हैं। और इसी के माध्यम से सोसाइटी चलती है, वर्ग संघर्ष के माध्यम से नहीं, सहयोग के माध्यम से सोसाइटी चलते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने आलोचना की। पेरेटो ने अपने विश्लेषण में मानवीय गतिविधियों का आधार मनोवैज्ञानिक तत्वों को माना, यानी जितनी भी एक्टिविटी लोग करते हैं वो मनोवैज्ञानिक आधार पर करते हैं। पेरेटो द्वारा अभिजन की परिभाषा। अभिजन वर्ग कुछ एक व्यक्ति जो गतिविधि के हर क्षेत्र में सफल हुए हैं और व्यावसायिक क्रम स्तर में उच्चतर स्तर पर पहुंचे हैं, उन्हें ही पेरेटो अभिजन वर्ग कहते हैं। यानी एक व्यक्ति जो एक्टिविटीज़ के टॉप लेवल पर पहुंच गए हैं और व्यावसायिक गतिविधियों में भी वो टॉप लेवल पर पहुंच गए, वही एलीट होते हैं पेरेटो के अनुसार। और पेरेटो ने प्रत्येक समाज को 2 भागों में विभाजित किया है। कोई भी समाज हो, इंडिया का समाज हो, अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का भी समाज हो, उन्होंने समाज को क्या है 2 भागों में विभाजित किया है। एक होता है आपका उच्चतर समाज, एक होता है आपका निम्नतर समाज। उच्चतर समाज और निम्नतर समाज। और आगे चलकर उन्होंने क्या है उच्चतर समाज को भी 2 भागों में डिवाइड किया है। निम्नतर समाज तो वो होता है जो हमेशा शासित होने की कोशिश करता है, जो हमेशा शासित होने की कोशिश करता है। इसको आपने डिटेल में समझ लेना, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये डायग्राम बना लेता हूँ। ये आपका हो गया निम्नतर और ये आपका हो गया उच्चतर, ठीक है। ये आपका निम्नतर में जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है, शासन जिनके ऊपर किया जा रहा है, इनको आप जनता कह सकते हैं। निम्नतर में हमेशा जनता आती है, ठीक है। उच्चतर ये जो आपका है, उच्चतर को आगे इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। निम्नतर में तो हमेशा जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है, लेकिन उच्चतर में भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक आपका होता है गवर्नेंस, मतलब जो शासकीय वर्ग होता है, जो सरकार होती है, और दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट एलीट क्लास, ठीक है। 2 होते हैं उच्चतर में। ये जो गवर्नेंस वाले हैं, ये जो अभी सत्ता में है, शासकीय वर्ग है, ये सत्ता में है, और जो
यहाँ पे जो गैर शासकीय है वो सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी उच्चतर के अंदर दो होते हैं, ठीक है, उच्चतर के अंदर दो होते हैं, एक तो आपकी सरकार और दूसरा आपका विपक्ष। इस तरीके से आप कह सकते हैं उच्चतर के अंदर दो होते हैं, एक आपका सरकार और एक आपका विपक्ष। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। और शासकीय वर्ग की विशेषताएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेरेटो कहते हैं कि शासकीय अभिजन वर्ग में मानसिक तथा शारीरिक गुण पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे मानसिक और शारीरिक गुणों की बात हो रही है। मानसिक मतलब साइकोलॉजिकल, इसीलिए तो उसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहा गया है। उनके अंदर मानसिक एबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो लोगों को कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, इस तरीके से वो भाषण देना शुरू कर देंगे, इस तरीके से लोगों की साइकोलॉजी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि लोग उनके फैन बन जाएंगे, ठीक है। और उनके अंदर शारीरिक गुण भी होते हैं। इनमें शेर तथा लोमड़ी के गुणों का आदर्श मेल होता है। इनके अंदर क्या है? शेर तथा लोमड़ी के गुणों का आदर्श मेल होता है। यानी जब पाकिस्तान से लड़ने की बात करें तो शेर है, 56 इंच का सीना है, ये है वो है। जस्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से पेरेटो ने बात की थी, इनके अंदर शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होते हैं। जब इनको लगे कि नहीं 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 सत्ता से बाहर हो सकते हैं, तो ये लोमड़ी की तरह चालाकी से धर्म को बीच में ला देते हैं, ये इकोनॉमिक एड ला देते हैं, ये लोन देना शुरू कर देते हैं, ये रोना शुरू कर देते हैं। बहुत सी इस प्रकार की क्या है, लोमड़ी की चालें चलते हैं। और ये शेर की चालें, यानी कई बार ये फोर्स भी यूज़ करते हैं, आंदोलनों को दबाने के लिए कई प्रकार की फोर्स ये यूज करते हैं। यह शासन संचालन में बल का प्रयोग करते हैं तथा अपने शासन को न्याय संगत ठहराने के लिए तर्क का प्रयोग करते हैं। ये छल कपट का भी सहारा लेते हैं। तो ये शेर और लोमड़ी का जो गुण है, शेर और लोमड़ी का गुण, इस गुण की चर्चा पहले मैकियावेली ने की थी और मैकियावेली से ही इन्होंने ये सिद्धांत अपनाया। रेंटियर एंड समथिंग एल्स, दो शब्द इन्होंने यूज किए हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये मैकियावेली से ही इन्होंने सिद्धांत लिया था। अभिजन वर्ग में प्रवाह की अवधारणा, और यहाँ से कई बार ये मैच करने के लिए आया था कि सर्कुलेशन ऑफ एलीट की बात कौन करते हैं, तो ये भी पेरेटो ही बात करते हैं, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ एलीट की धारणा का विकास पेरेटो ने ही किया। प्रवाह से आशय है कि राजनीतिक अभिजन स्थायी नहीं होते, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो पहले ही मैंने आपको बताया था, ये जो एलीट क्लास है, इनको जो समाज है दो भागों में बांटा था, निम्नतर और उच्चतर। उच्चतर को भी इन्होंने आगे दो भागों में बांटा था। इसमें एक तो शासन करने वाली जो आपकी सरकार होती है, और दूसरी आपकी क्या होती है, जो विपक्ष में होती है। और पेरेटो कहते हैं कि ये जो सरकार अभी सत्ता में है, ये हमेशा सत्ता में नहीं बनी रहेगी। जो नॉन गवर्निंग एलीट है, जो आपका विपक्ष है, वो एक टाइम में क्या है, सत्ता में आएगा। और जो विपक्ष जो सत्ता में आया हुआ है, कल को हो सकता है वो वापस विपक्ष में चला जाए। यानी एलीट का सर्कुलेशन चलता रहता है, उनमें प्रवाह चलता रहता है। कोई भी एलीट जीवन पर्यंत एलीट नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। गैर अभिजन वर्ग के कुछ सदस्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अभिजन वर्ग में आ जाते हैं तथा अभिजन वर्ग के कुछ लोग बुद्धि तथा उत्तम गुणों में कमी आने के कारण गैर अभिजन बन जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। पेरेटो के अनुसार इतिहास कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है, और ये भी कई बार पूछा गया है कि ये किसने कहा कि इतिहास कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है। यानी इतिहास में जब भी आप झांक के देखोगे तो आपको एलीट ही दिखाई देंगे, आम जनता कहीं भी नहीं दिखाई देगी। एलीट के बारे में ही बुक लिखी गई है, एलीट के बारे में ही सारी चर्चाएं हैं। तो एलीट कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है पेरेटो के अनुसार। और पेरेटो ने सर्कुलेशन ऑफ एलीट के साथ साथ अवशेष की अवधारणा भी दी है। अवशेष की धारणा, पेरेटो के अनुसार अवशेष वह गुण हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है, और इन्हीं गुणों के आधार पर व्यक्ति तर्कयुक्त व अतर्कयुक्त कार्यों में अंतर करता है। और अवशिष्ट गुण अभिजन वर्ग को सत्ता में आने अथवा बने रहने में सहायता करते हैं। पेरेटो ने 6 अवशिष्ट गुण बताए हैं जो निम्नलिखित है, और ये पूछे जा सकते हैं कि पेरेटो के अनुसार इनमें से कौन सा विशिष्ट जो वर्ग है उनकी करैक्टरिस्टिक है, ठीक है।
सबसे पहली संयोजन, दूसरी परीक्षण की दृढ़ता, तीसरी अभिव्यक्तिकरण, चौथी मिलनसारी, पांचवी ईमानदारी और छठी यौन प्रवृत्ति। तो ये 6 प्रकार की प्रवृत्तियां होती है किसी भी एलीट के अंदर। ठीक है, संयोजन का मतलब जो संयोजक होता है, जो प्लानिंग करता है, जो जोड़ के रखता है जनता को। परीक्षण की दृढ़ता यानी उसको टेस्टिंग की उसको नॉलेज होती है, इंसानों को वो बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और उनके व्यवहार के अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। जैसे उसको पता लगेगा, कोई एलीट होगा, उसको पता लगेगा कि यहाँ की जनता तो धर्म में विश्वास रखती है, तो उनके धर्म वाले कॉन्सेप्ट को वो पकड़ के अपने हित के लिए उसको मोल्ड कर देगा। अभिव्यक्तिकरण यानी भाषण देने की उसके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है और भाषण के द्वारा ही लोगों को मंत्रमुग्ध वो कर देते हैं। मिलनसारी यानी लोगों के साथ मेल जोल वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। गांव का प्रधान देखिए कौन बनता है, वही बनता है जो मिलनसार होता है, लोगों के साथ मिलता जुलता है। ठीक है, और वो गांव का एलीट बन जाता है। ईमानदारी उनके अंदर होती है, यौन प्रवृत्ति उनके अंदर होती है। तो ये सारी विशेषताएं बताई है पेरेटो ने। और इन 6 गुणों में शुरू के जो 2 गुण है, संयोजन और परीक्षण की दृढ़ता, लोमड़ियों के गुणों में ये आते हैं। जैसे लोमड़ी है ना, परीक्षण कर लेती है कि अच्छा यहाँ दाल नहीं गलने वाली, अंगूर खट्टे हैं नहीं बनने वाली बात। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, पहले के ये जो 2 गुण संयोजन और परीक्षण की दृढ़ता, ये क्या है, लोमड़ियों के गुण हैं। शेष जो 4 गुण बचते हैं ये शेर के गुण हैं, परंतु व्यवहार में दोनों अवशेषों के मिश्रण से शासक के द्वारा शासन चलाया जाता है। यानी शेर और लोमड़ी दोनों 6 गुणों के साथ ही शासन चलाया जाता है। लोमड़ियां जो चतुराई से कार्य करती है, शेर इस प्रकार के अभिजन बल प्रयोग द्वारा शासन चलाते हैं। यानी गुंडे लोग जो आपने देखे होंगे अभी हमारी राजनीति के अंदर है, गुंडों का नाम यहाँ से मैं नहीं लूँगा, आप लोगों को पता है मैक्सिमम गुंडे ही राजनीति में आए हैं। तो वो यहाँ पे क्या है, शेर वाली प्रवृत्तियों का सहारा लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं लोमड़ियों की तरह आंसू बहा के राजनीति में आ जाते हैं या फिर दंगे करा के कुछ इस तरीके से। तो आप ये कंपैरेटिवली इसकी स्टडी कर सकते हैं। पेरेटो के अनुसार अभिजन वर्ग में अधिकांश क्रियाएं गैर तर्कयुक्त या अबौद्धिक होती है, अतः शासक वर्ग उन्हें बौद्धिकता का जामा पहनाता है तथा जनता को मूर्ख बनाता है। इसके लिए शासक मिथकों तथा निष्पत्तियों का प्रयोग करता है। मिथकों मतलब देखो जी, हमारे जो पुराने टाइम की बात करें, हमारी संस्कृति इतनी अच्छी थी कि उस टाइम प्लास्टिक सर्जरी अवेलेबल थी, उस टाइम कुबेर का जो रथ था, हमारी संस्कृति इस तरीके से, मतलब आप देख सकते हैं मिथकों का वो सहारा लेते हैं लोगों की भावनाओं से कनेक्ट करने के लिए और लोगों को मूर्ख बनाते हैं और सत्ता में आ जाते हैं और उसके बाद अपनी स्वार्थ सिद्धि में ही वो लगे रहते हैं। पेरेटो के सिद्धांत की आलोचना भी कई चिंतकों ने की है, कई आधारों पे की है और बीटी बॉटामोर पहले और प्रमुख लेखक है जिन्होंने पेरेटो के सिद्धांत की आलोचना की है। और आलोचना के जो तत्व है, सबसे पहला अवशेष में परिवर्तन किस प्रकार होता है, इसकी उन्होंने संतोषजनक व्याख्या नहीं की है, टीबी बॉटामोर कहते हैं। उसके बाद अभिजन वर्ग के पतन तथा उत्थान के बारे में व्याख्या असंतोषजनक है। ठीक है, पेरेटो ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास नहीं किया कि अभिजनों में प्रवाह और समूहों के उत्थान एवं पतन में क्या संबंध है। पेरेटो ने अभिजन वर्ग की उचित व्याख्या नहीं की है। उनके द्वारा वर्णित अभिजन वर्ग की व्याख्या पूर्णतः अधूरी, अस्पष्ट एवं अवैज्ञानिक है। अवशेष तथा निष्पत्तियों में अंतर करने में भी वे असफल रहा। तो इस प्रकार से बॉटामोर ने आलोचना की है पेरेटो के सिद्धांत की। अब दूसरे जो हमारे सिद्धांतकार है, दूसरा जो हमारा सिद्धांत है, इसे कहा जाता है एलीट थ्योरी का संगठनात्मक सिद्धांत। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी ये गैटनो मोस्का ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, संगठन का मतलब क्या होता है, संगठन का मतलब होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है लाइक आपका पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी होती है वो भी एक संगठन होता है। तो ये संगठनात्मक सिद्धांत को अच्छे से समझेंगे और इसके बाद अगला हम क्या है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को भी समझेंगे। ठीक है, संस्थागत उपागम, तो संस्थागत थ्योरी। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको पहले समझ लेते हैं। मोस्का का अभिजन वर्ग का विश्लेषण
पेरेटो के विश्लेषण से मिलता जुलता है। जैसे कि प्रवाह का सिद्धांत उन्होंने दिया था, प्रवाह मतलब सर्कुलेशन ऑफ एलिट का सिद्धांत जो पेरेटो ने दिया था, बिल्कुल वैसा ही मॉस्का का भी है। मॉस्का ने अभिजन वर्ग सिद्धांत का विश्लेषण अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास के अंदर किया है। द रूलिंग क्लास। अब माइंड वाला आपने याद रखना है, माइंड वाला किसने दिया है, साइकोलॉजिकल किसने दिया है, पेरेटो ने। और रूलिंग क्लास की बात यहाँ पे की है गैटनो मॉस्का ने। रूलिंग क्लास बुक इन्होंने लिखी और इसी में अभिजन सिद्धांत इन्होंने दिया है। अपने सिद्धांत में मॉस्का ने अरस्तु के सरकारों के वर्गीकरण, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र को नकारा है कि अरस्तु ने जो सिद्धांत दिए हैं राजतंत्र, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, ये पॉसिबल नहीं है और वो गलत सिद्धांत थे, क्योंकि किसी भी प्रकार का आपका संगठन हो, राज्य हो, वहाँ पे एलीट ही डिसाइड करते हैं। वो लोकतंत्र हो, वो आपका राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो या लोकतंत्र हो, वहाँ पे शासन किसके द्वारा किया जाता है, सिर्फ कम लोगों के द्वारा। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र में सभी लोग शासन करेंगे, तो इसको बिल्कुल उन्होंने नकारा था। वे कहते हैं कि केवल एक ही प्रकार की सरकार हुई तथा हो सकता है अल्पतंत्र की सरकार हुई हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अल्पतंत्र, राजतंत्र और लोकतंत्र हुआ है, एक ही प्रकार की रही है, पास्ट से लेकर आगे भी रहेगी। मॉस्का के अनुसार अभिजन वर्ग का अर्थ, अभिजन वर्ग वह संगठित अल्पसंख्यक वर्ग है जिसका असंगठित जनसंख्या पर प्रभुत्व होता है। यानी अभिजन क्या है, अभिजन एक संगठित वर्ग है, एक ऐसा वर्ग है जो कंसोलिडेट हुआ है, जो यूनिटी के आधार पे काम करता है और असंगठित जनसंख्या के ऊपर क्या है, अपना डोमिनेंस स्थापित करता है। समाज के वर्ग, समाज के वर्गों की अगर बात करें तो इन्होंने बेसिकली दो प्रकार के वर्गों की बात की है, पहला शासित वर्ग और दूसरा शासक वर्ग। तीसरे की बात इन्होंने काल्पनिक तौर पे की है, तो क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी पूछा गया है कि किसने शासक वर्ग और शासित वर्ग की बात की है, तो ये गैटनो मॉस्का है। ठीक है, और तीसरा काल्पनिक वर्ग है। तो शासक वर्ग, शासक वर्ग बहुसंख्यक वर्ग होता है, शासित वर्ग, शासित वर्ग यानी जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है। तो शासित वर्ग बहुसंख्यक वर्ग होता है, ये असंगठित होता है और इसे जनसमूह भी कहा जाता है। शासक वर्ग, शासक वर्ग यानी जो शासन कर रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग होता है, यह संगठित होता है, यह अभिजन वर्ग कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिजन वर्ग में समाज को दो भागों में, जन समूह और अभिजन में किसने डिवाइड किया, तो ये है आपके मॉस्का। तीसरे प्रकार का है मध्यम वर्ग। मॉस्का ने एक मध्यम वर्ग या नवीन वर्ग की कल्पना की है। इन्होंने जस्ट एक कल्पना, इमेजिनेशन की है। इसमें प्रबंधक, सफ़ेदपोश कर्मचारियों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों व बुद्धिजीवियों को शामिल किया गया है। किसी राजनीतिक संगठन का स्थायित्व इसी वर्ग के नैतिक, बौद्धिक या क्रियात्मक स्तर पर निर्भर करता है। और मॉस्का ने इसे सब एलाइट की संज्ञा दी है, यानी सब एलिट, सब उप विशिष्ट वर्ग। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उप विशिष्ट वर्ग की बात किसने की है, तो यह है आपके मॉस्का। संगठन का महत्व, अब देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे जब हमने देखा तो हम संगठनात्मक सिद्धांत की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। संगठन आपका क्या होता है, संगठन आपका एक पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है। ठीक है, तो संगठन का महत्व देख लेते हैं। मॉस्का कहते हैं कि शासक वर्ग को सत्ता में बने रहने के लिए संगठित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मॉस्का के अनुसार जितना बड़ा राजनीतिक समुदाय होगा, शासकीय अल्पसंख्यकों का अनुपात उतना ही कम होगा और बहुसंख्यकों के लिए शासित होना अधिक ज़्यादा कठिन होगा। जैसे भारत जितना भी बड़ा आपका, आप देखते हैं भारत इतना बड़ा राजनीतिक समुदाय है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शासन करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। बहुसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के विरोध में प्रतिक्रिया के लिए संगठित होना उतना ही कठिन होता है। ठीक है, बहुसंख्यक जो होते हैं, जो जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है, वो लोग हो ही नहीं सकते एकत्रित, क्योंकि उनको तोड़ दिया जाता है, उनको कभी भी एकत्रित नहीं होने दिया जाता है।
अभिजनों का परिभ्रमण या परिवर्तनशीलता। तो पेरेटो की तरह ही मोस्का ने भी अभिजनों के परिभ्रमण का सिद्धांत या सर्कुलेशन ऑफ एलीट का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। पेरेटो मनोवैज्ञानिक आधार पर परिभ्रमण की व्याख्या करते हैं, परंतु मोस्का अभिजन वर्ग के परिभ्रमण की व्याख्या सामाजिक आधार पे करते हैं। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछी जा सकती है। पेरेटो ने क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार पर सर्कुलेशन ऑफ एलीट की बात की कि लोगों के अंदर क्या है, एक मानसिक प्रवृत्ति होती है, लोग ऊब जाते हैं, यार ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ने तो गंद पाया है, अब बीजेपी को अपना लेते हैं, या अब तो बीजेपी की सरकार तो ये निरंकुश हो गई, अब कांग्रेस को अपना के देखते हैं। तो मनोवैज्ञानिक स्थिति चेंज होती रहती है पेरेटो के अनुसार। लेकिन मोस्का अभिजन वर्ग के परिभ्रमण की व्याख्या सामाजिक आधार पे करते हैं, सोशल आधार पे ये करते हैं। सत्ता के निर्देशन का बहाव, इसके दो प्रकार होते हैं, यानी जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी भी दो प्रकार की इन्होंने बताई है कि अथॉरिटी का दो प्रकार का बहाव होता है। पहला बहाव सत्ता का नीचे की ओर बहाव, यानी अथॉरिटी का क्या है, ऊपर से नीचे की ओर बहाव, यानी ऊपर से कोई आदेश देगा और वो नीचे जनता को मानना पड़ेगा। इस तरीके से इसको, यह कुलीन तंत्र व्यवस्था है, इसमें निर्णय सामंत या शासक करते हैं। और दूसरे प्रकार का बहाव होता है सत्ता का ऊपर की तरफ बहाव, यानी जनता के द्वारा क्या है, जनता के द्वारा अपने शासक चुने जाते हैं और जनता जो कहती है वही उनको करना पड़ता है। तो ये दो प्रकार के बहाव की बात की है मोस्का ने। तीसरे जो हमारे चिंतक हैं वो है रॉबर्ट मिशेल, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है रॉबर्ट मिशेल से। और इनका है विशिष्ट वर्ग का जो नियम है, इसे कहा जाता है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। मिशेल्स के सिद्धांत को अल्पसंख्यक या अल्पतंत्र के लौह नियम के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट मिशेल के अनुसार प्रत्येक मानवीय संगठन में अल्पतांत्रिक प्रवृत्तियां मौजूद रहती है। बहुसंख्यक वर्ग की गुलामी की अपनी शाश्वत प्रवृत्ति के कारण अल्पसंख्यक वर्ग के प्रभुत्व उनकी नियति बन जाती है। मिशेल का मानना है कि अधिकांश मनुष्य स्वभाव से उदासीन, आलसी, गुलाम प्रवृत्ति के होते हैं। अल्पतंत्र इन्हीं गुणों का फायदा उठाते हैं। मिशेल्स का विश्वास है कि नेता अगर एक बार सत्ता में आ जाते हैं तो कोई भी अपनी शक्ति के शिखर के स्थान से इन्हें हटा नहीं सकता। यह लोकतंत्र का लौह नियम कहलाता है। बहुत ही सिंपल है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। लोगों के अंदर क्या है, लोगों के अंदर ये सारी कमियां होती है, ये वो उदासीन होते हैं, यानी उनको लगता है यार पॉलिटिक्स तो चोरों का काम है, पॉलिटिक्स तो घटिया लोगों का काम है, पॉलिटिक्स में जाना मतलब अपनी छवि को गिराना। तो लोग क्या उदासीन होते हैं राजनीति के प्रति, इसलिए गुंडे उसमें घुस जाते हैं। लोग आलसी होते हैं, लोग नहीं करना चाहते प्रचार। प्रधान पद के लिए बंदा खड़ा हो गया है, अरे कौन प्रचार करेगा, कौन हाथ जोड़ेगा, इस तरीके से लोग करते हैं। उसके बाद गुलाम प्रवृत्ति के लोग होते हैं, यानी यार आप लोग ही देख लो भाई, हमारे से नहीं होता शासन व्यवस्था, आप लोगों को हम चुनते हैं, आप लोग ही करो जो भी करना है। इस तरीके की प्रवृत्ति लोगों के अंदर होती है। जब इस प्रकार की प्रवृत्ति लोगों के अंदर होती है, जो अल्पतंत्र होते हैं वो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं और उनके ऊपर शासन करने लगते हैं, और उनके ऊपर फिर इस प्रकार के कानून वो बना लेते हैं। वो कृषि से रिलेटेड, वो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपके जितने भी प्रकार की संस्थाएं हैं उससे रिलेटेड ऐसे कानून वो बना लेते हैं कि लोगों को वो मानने ही पड़ते हैं ना चाहते हुए भी। और ये आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है कि लोग क्योंकि इन कमियों से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए उनके ऊपर शासन हमेशा से किया जाता रहा है। सत्ता वर्ग के द्वारा सत्ता ना छोड़ने का नियम इसलिए कहलाता है क्योंकि सत्ता में शक्ति और खिंचाव इतना अधिक होता है कि उससे सत्ताधारक चिपका रहता है, उसे सत्ता से अलग करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। अभिजन वर्ग व लोकतंत्र के बारे में इनके विचार देखते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मिशेल्स ने पूर्वी जर्मनी की समाजवादी पार्टी का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि अपने शक्ति प्रयोगों में वे अल्पसंख्यक है। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली जो रॉबर्ट मिशेल का आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है, जर्मनी की पहली नाजी पार्टी के ऊपर इन्होंने ये किया था। नाजी पार्टी जो कि हिटलर की थी, उसके ऊपर इन्होंने शोध किया और उसके बाद
उसके बाद बेसिकली जो शोध है नाजी के ऊपर नहीं है, वो चीज़ आपने दिमाग में क्लियर करनी है। बेसिक शोध क्या है, जब हिटलर ख़त्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, उसके बाद इन्होंने क्या है, पूर्वी जर्मनी के समाजवादी पार्टी का इन्होंने अध्ययन किया, जो कि एक साम्यवादी पार्टी थी। मिशेल्स के अनुसार प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था दलीय व्यवस्था होती है, यानी जितने भी प्रकार की संस्था है उसमें दल तो अवश्य होते हैं। राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। राजनीतिक दल के संगठन को कुछ नेताओं का समूह नियंत्रित करता है। ठीक है। क्रांति और अभिजन वर्ग। मिशेल्स के अनुसार कभी कभी क्रांतियों के माध्यम से अत्याचारी शासकों को हटा दिया जाता है, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके स्थान पर दूसरे शासक आ जाते हैं और वे भी उतने ही निरंकुश होते हैं या उससे भी ज़्यादा निरंकुश होते हैं। इस तरह सत्ता कुछ लोगों के हाथों में बनी रहती है। आई होप इस लाइन से आपको आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की अच्छे से समझ आ गया होगा। भले ही आप क्रांति कर दो, भले ही आप कुछ भी कर दो, भले ही आप सरकार को हटा दो, भले ही आप बीजेपी को हटा दो, लेकिन कांग्रेस जो आएगी वो भी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का प्रयोग करेगी और वो भी सत्ता का प्रयोग उसी तरीके से करेगी जिस तरीके से पहली सरकार कर रही थी। अभिजन वर्ग के दो मुख्य गुण होते हैं। मिशेल्स के अनुसार नेताओं के सत्ता में बने रहने के प्रमुख दो जो गुण है, पहला है चापलूसी और दूसरा है भाषणबाजी। लोगों की चापलूसी करेंगे, लोगों को इस तरीके से बहकाएंगे, लोगों की मानसिक प्रवृत्ति से इस तरीके से खेलेंगे कि लोग उन्हें वोट देके सत्ता में लाएंगे, उसके बाद उनको सत्ता से हटाना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा भाषणबाजी इस तरीके से करेंगे कि भाई और बहनों हम तो ये कर देंगे, अच्छे दिन तो आ ही जाएंगे, बहुत कुछ इस तरीके से। संगठनों की प्रकृति। मिशेल्स के अनुसार सत्ता प्राप्त करने के लिए दल मान्यताओं को संगठित करते हैं। ठीक है। संगठनों की प्रकृति, क्योंकि हम संगठन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मिशेल कहते हैं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए दल मान्यताओं को संगठित करते हैं, कुछ इस प्रकार की वैल्यूज दल बना देते हैं जिसके आधार पे वो सत्ता में आते हैं। जैसे प्रचार, नेतृत्व, चंदा इकट्ठा करना, दल की नीतियों का निर्माण आदि कार्य करने पड़ते हैं। दलीय नेतृत्व पार्टी के कोष तथा संचार तंत्र पर नियंत्रण रखता है। और इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक कारकों की भी मिशेल्स ने बात की है। जनता का अधिकांश भाग उदासीन, विनम्र एवं आज्ञाकारी होता है, जिसमें व्यक्ति पूजा की भावना होती है। अभी आप इंडिया के संदर्भ में देख सकते हैं, भक्त लोगों की कोई कमी नहीं है। और ये लोग नेताओं को वीर और वीरांगना बनाने में आनंद प्राप्त करते हैं कि ये तो हमारा शेर है, ये तो हमारे भगवान है, ये तो उद्धारक है, ये तो महापुरुष है, ये तो युग पुरुष है। इस तरीके से क्या करते हैं, वीर और वीरांगना बनाने की कोशिश करते हैं और उसी में अधिकतर लोग क्या है, आनंद महसूस करते हैं। जनता की इन्हीं मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का फायदा यह नेता लोग उठा लेते हैं और सत्ता में आ जाते हैं और उसके बाद क्या है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की स्थापित हो जाता है। चौथे हमारे जो चिंतक है, चौथा हमारा जो सिद्धांत है उसे कहा जाता है संस्थात्मक सिद्धांत। तो इससे पहले हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशनल यानी संगठनात्मक सिद्धांत। संगठन का मतलब होता है जैसे आपकी पॉलिटिकल पार्टी होगी, आपका प्रेशर ग्रुप हो गया, एक प्रकार का संगठन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे है संस्थात्मक सिद्धांत। संस्था का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन। संस्था के तौर पे आप राष्ट्रपति को देख लीजिए, संस्था के तौर पे प्रधानमंत्री को देख लीजिए, संस्था के तौर पे नीति आयोग को देख लीजिए, प्लानिंग कमीशन को देख लीजिए। तो कई प्रकार की संस्थाएं होती है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो जो संस्थाओं से निकलते हैं एलीट, उसे कहा जाता है संस्थात्मक सिद्धांत, जो कि C.W. मिल्स ने दिया है। C.W. मिल्स अमेरिका के एक समाजशास्त्री थे। उन्होंने शक्ति अभिजन शब्द का प्रयोग किया है। मिल्स का अभिजन वर्ग अधिक लोकतांत्रिक है क्योंकि यह अमेरिकन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न संस्थाओं में शक्ति वितरण पर के अध्ययन पर आधारित है। तो इससे पहले हमने जो देखा आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की रॉबर्ट मिशेल्स का, वो जर्मनी के ऊपर आधारित था और C.W. मिल का जो अध्ययन है ये अमेरिका के ऊपर आधारित है। और इस तरीके के भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसने किस देश के ऊपर शोध किया है। ठीक है। मिल्स ने 1950 में किए इस शोध के आधार पर अभिजन का वर्णन 1959 में प्रकाशित द पावर एलिट में किया है। तो द पावर एलिट इनकी बुक है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए। मिल्स पर पैरेटो, मॉस्का के साथ साथ कार्ल मार्क्स का भी प्रभाव पड़ा है।
मिल्स शासक वर्ग के स्थान पर शक्ति अभिजन का प्रयोग करता है, यानी पावर एलीट की इन्होंने बात की है जो इनकी बुक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या है, एलीट क्लास की बात नहीं की है, इन्होंने पावर एलीट की बात की है। वास्तव में वह शक्ति शब्द में आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक धारणाओं को मिलाकर शक्ति अभिजन शब्दावली का प्रयोग करता है। समकालीन समाज में शक्ति उन संस्थाओं के पास होती है जो समाज में केंद्रीय स्थिति रखते हैं। ठीक है, तो ये संस्था की यहाँ पे बात हो रही है। समाज के अंदर कौन से ऐसी संस्थाएं हैं जो केंद्रीय स्थिति रखते हैं। जब आप इंस्टीट्यूशन की चर्चा करेंगे तो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ पे शक्ति किसके पास होती है, पुजारी, मौलवी, पादरी, इन लोगों के पास होती है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होता है, उसकी शक्ति पूंजीपतियों के पास होती है। एक आपका राजनीतिक इंस्टीट्यूशन होता है, उसकी शक्ति सरकार के पास होती है। इस तरीके से सांस्कृतिक देख लीजिए तो अलग अलग प्रकार के एलीट संस्थाओं के माध्यम से ही निकलते हैं। शक्ति अभिजन का अर्थ। मिल शक्ति अभिजन की परिभाषा आदेश देने वाले पदों पर आसीन व्यक्तियों के रूप में करते हैं। ये पदों के कारण सामान्य वितरण से ऊपर उठ जाते हैं। तो ये डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ ली है और ये कई बार पूछी भी गई है। और इनमें संगठन की शक्ति होती है, ये लोक नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। इनमें संगठन की शक्ति होती है, लोगों को एकत्रित करने की इनके अंदर शक्ति होती है। और ये लोक नियंत्रण यानी लोगों का अपने ऊपर नियंत्रण बिल्कुल स्वीकार नहीं करते कि हम ही सब कुछ है और सभी लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। शक्ति अभिजन संचार के साधनों पर नियंत्रण रखता है और इसका प्रयोग इस ढंग से करता है ताकि जनता उनकी भांति सोचे और उन्हें पसंद करे। शक्ति अभिजन पूर्णतः पृथक शासक नहीं। मॉस्का की भांति मिल्स ने अभिजन को पृथक शासकों के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसके अनुसार शक्ति अभिजन पूर्णतः पृथक शासक नहीं है। सलाहकार, प्रवक्ता और नीति निर्माणकर्ता उनके विचारों एवं निर्णय के आधार है। अभिजन के नीचे मध्य स्तर के व्यावसायिक राजनीतिज्ञ, जिसमें दबाव समूह, कांग्रेस, कस्बे, नगर, विभिन्न क्षेत्र के उच्च वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। शक्ति अभिजन का संस्थागत आधार, यानी किस प्रकार से शक्ति अभिजन उठकर आते हैं, उभर कर आते हैं। मिल्स शक्ति अभिजन वर्ग की धारणा को व्यक्तियों की बजाय संस्थाओं से जोड़ते हैं। यानी जो शक्ति अभिजन यानी जो पावर एलीट बनकर आते हैं वो व्यक्तियों की कोई पर्सनल गुणों के आधार पे नहीं आते हैं। वो कहाँ से आते हैं, वो संस्थाओं से निकल कर आते हैं, इंस्टीट्यूशन से निकल कर आते हैं। एक बंदा पहले आरएसएस का प्रमुख था, बाद में पता लगा वो राष्ट्रपति बन गया। ठीक है, एक आप देखते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन था, कोई भी आप इंस्टीट्यूशन मान के चलिए, उस इंस्टीट्यूशन में वो क्या है, सर्वोच्च स्थान रखता था, लोगों ने उसको माना और बाद में उसको विधायक बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, मिल्स बोलते हैं कि ये व्यक्तियों की अपनी योग्यता नहीं है, संस्थाओं के आधार पे बनते हैं पावर एलीट। उनके अनुसार राजनीतिक शक्तियों का अब संस्थाकरण हो गया है। शक्ति व्यक्तियों में नहीं बल्कि संस्थाओं में निहित रहती है। मिल्स के शब्दानुसार अभिजन वर्ग समाज के संस्थागत दृश्य की उपज होता है। मिल अभिजन को यथार्थ शक्ति की अपेक्षा अंतर्निहित शक्ति की दृष्टि से देखता है। मिल क्या बोलता है कि जो शक्ति अभिजन होता है वो यथार्थ नहीं है, वो वास्तविक शक्ति नहीं है, वो अंतर्निहित शक्ति है। अंतर्निहित शक्ति मतलब वो जो एक्चुअल में जो होता है, अभिजन जो हमें दिखते हैं वो अभिजन नहीं होते हैं। अभिजन एक्चुअल में क्या होते हैं जो संस्थाएं डिसाइड करती है, और अभिजन संस्थाओं के द्वारा चेंज भी किए जा सकते हैं। अमेरिका में शक्ति अभिजन। मिल्स ने अमेरिकी समाज में पाए जाने वाले 3 प्रकार के शक्ति अभिजनों का उल्लेख किया है। पहले अभिजन होते हैं कंपनी अध्यक्ष, यानी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनके जो मैनेजर होते हैं, उनके जो एमडी होते हैं, वो भी एक प्रकार के आप देखते हैं एलीट है अमेरिका के अंदर। राजनीतिक नेता और सेनापति, ये सारे क्या है, इन्होंने शक्ति अभिजन इन्हें कहा है। 5वां जो सिद्धांत है वो है जेम्स बर्नहम का अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण, इकोनॉमिक थ्योरी कह सकते हैं, या फिर इसे आप कह सकते हैं एलीट का मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, एलीट क्लास का मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब 3 नामों से ये जाना जाता है।
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण और तीसरा इसे कहा जाता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। तो तीनों आपने याद रखना है, अर्थशास्त्रीय, मार्क्सिस्ट और तीसरा इसे कहा जाता है प्रबंधकीय, मैनेजरियल। ठीक है। जेम्स बर्नहम ने विशिष्ट वर्गवाद को मार्क्सवाद के सिद्धांतों से जोड़ने का प्रयास किया। जेम्स बर्नहम अभिजन सिद्धांत में आर्थिक पक्ष को जोड़ता है। 1941 में प्रकाशित द मैनेजरियल रिवॉल्यूशन में बर्नहम ने इस सिद्धांत का वर्णन किया है। जेम्स बर्नहम विशिष्ट वर्ग को मैनेजरियल एलीट कहता है। उनके अनुसार पूंजीवाद पतन की ओर है, अब पूंजीपति उद्योग के कानूनी स्वामी मात्र होते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा, आपको मैनेजरियल एलीट यहाँ पे समझ आ जाएगा। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं या फिर आधुनिक काल की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, जो एक कैपिटलिस्ट होता था, कैपिटलिस्ट क्या है? कैपिटलिस्ट एक कंपनी का मालिक होता था, पूंजी का वो स्वामी होता था, वो एक पूंजीपति होता था और पूरी पावर उसके पास होती थी। लेकिन कल्याणकारी राज्य जैसे जैसे आया, कल्याणकारी राज्य के कारण क्या हुआ, कई प्रकार के सिद्धांत आए, मार्क्सवादी सिद्धांत आया और मानववादी सिद्धांत आए। उसने क्या किया, उसने क्या है, राज्य के प्रभाव को बढ़ा दिया और ये जो कैपिटलिस्ट था, इसकी जो पूंजी थी, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इंडिया में अब देखते हैं, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था, कई बैंकों का, कई बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी ये जो कैपिटलिस्ट था, अब इसकी भूमिका कम हो गई क्योंकि इसकी कंपनी तो सरकार ने ले ली। इसको क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया अब मैनेजर। पहले जो ये कैपिटलिस्ट होने के नाते पूरा का पूरा संभाल रहा था, अब ये मैनेजर होने के नाते देख रहा है। पावर पहले किसके पास थी? कैपिटलिस्ट के पास। अब पावर किसके पास आ गई है? मैनेजर के पास। और बर्नहम कहते हैं कि अब वो जमाना नहीं रहा कि पूंजीपति राज करेगा, अब जमाना ये आ गया है कि एक प्रबंधक, एक मैनेजर राज करेगा, क्योंकि पूरी पावर मैनेजर के हाथ में आ जाएगी। तो यही है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। ठीक है। उनके अनुसार उनके अनुसार पूंजीवाद पतन की ओर है और पूंजीपति उद्योग के कानूनी स्वामी मात्र होते हैं। भविष्य में समाज आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रबंधकीय समाज में अभिजन द्वारा संचालित होगा। जेम्स बर्नहम के अनुसार अभिजन वर्ग की शक्ति का आधार उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है। लेकिन जेम्स बर्नहम इस बात को स्वीकार नहीं करता कि पूंजीवाद के क्रांति के बाद उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का आधिपत्य हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है कि पूंजीपतियों के खिलाफ जो क्रांति आएगी उसके बाद श्रमिक लोग शासन करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप रशिया का एग्जाम्पल देख लीजिए, आप चाइना का एग्जाम्पल देख लीजिए, वहाँ पे साम्यवादी क्रांति आती है, लेकिन पूंजी आज भी किसके पास है? पूंजीपतियों के हाथ में है। ठीक है। उनके अनुसार प्रबंधकीय व्यवस्था के विकसित होने के कारण उत्पादन के साधनों पर प्रबंध भी अभिजन के हाथों में केंद्रित होगा। छठा सिद्धांत है एडवर्ड शिल्स का और इसको कहा जाता है बुद्धिजीवी अभिजन सिद्धांत। बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल एलीट थ्योरी। किसने प्रतिपादित की इंटेलेक्चुअल एलीट थ्योरी? एडवर्ड शिल्स ने। एडवर्ड शिल्स के अनुसार बुद्धिजीवी व्यक्ति वे हैं जो उच्च आधुनिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो इस प्रकार की शिक्षा से संबंधित रुचि और निपुणता रखते हैं। बुद्धिजीवी कौन है? बुद्धिजीवी जैसे पीएचडी कर रहा है कोई बंदा, कोई फिलोसोफर है, तो उसी को बुद्धिजीवी कहा जाएगा क्योंकि उसने उच्च स्तर की शिक्षा ली है। प्राचीन भारत में राजपुरोहित तथा राजगुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान एवं सम्मान प्राप्त था। एडवर्ड शिल्स के अनुसार बुद्धिजीवी कहलाने के लिए केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बुद्धिजीवी वे व्यक्ति है जो आधुनिक व्यापार अथवा प्रशासन के तरीके में निपुणता प्राप्त करने के कारण नहीं, बल्कि किसी शिक्षण संस्था को बौद्धिक संस्कृति से प्रभावित होने के कारण आधुनिक बन जाते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग में योग्यता और त्याग के गुण होते हैं। इस वर्ग का दृष्टिकोण जनवादी है। तो बुद्धिजीवी के अंदर कार्ल मार्क्स को रखा जाता है, एलीट के अंदर, बुद्धिजीवी के अंदर हॉब्स, लॉक, रूसो, जितने भी आपके फिलोसोफर हैं, इनको रखा जाता है एलीट के अंदर। ठीक है, जब हम बुद्धिजीवी सिद्धांत की बात करते हैं। आज के टाइम में आप देखोगे जितने भी आपकी नौकरशाही है, नौकरशाही को भी बुद्धिजीवी अभिजनों के अंदर रखा जाता है।
सातवें प्रकार का जो आपका सिद्धांत है, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है मिलोवन जिलास ने, और मिलोवन जिलास का राजनीतिक अभिजन वर्ग का सिद्धांत जिलास ने अपनी पुस्तक द न्यू क्लास एनालिसिस ऑफ द कम्युनिस्ट सिस्टम में इस सिद्धांत का वर्णन किया है। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार यूएसएसआर में 1917 की क्रांति के बाद एक ऐसे अभिजन वर्ग का उदय हुआ जिसका इतिहास में कोई वर्णन ही नहीं था। ठीक है, साम्यवादी पार्टी ऐसी पार्टी निकली जिसका इतिहास में कोई वर्णन ही नहीं था। ठीक है, तो ये नए प्रकार का एक अभिजन उभर कर आता है जिलास के अनुसार। साम्यवादी जगत के इस अभिजन वर्ग को मिलोवन जिलास राजनीतिक अधिकारी तंत्र के नाम से पुकारता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि राजनीतिक अधिकारी तंत्र का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है मिलोवन जिलास ने। वास्तव में इस वर्ग में साम्यवादी दल के नेता आते हैं। इस वर्ग का साम्यवादी दल के संगठन, नीतियों तथा निर्णयों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इस कारण यह वर्ग विशेष सुविधा भोगी वर्ग बन जाता है। और आठवें प्रकार का जो आपका सिद्धांत है, इसे कहा जाता है लासवेल का अभिजन वर्ग का सिद्धांत, और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हैरोल्ड लासवेल ने अभिजन संबंधी विचार अपनी पुस्तक पावर एंड सोसाइटी, ये पहली बुक इनकी है पावर एंड सोसाइटी, दूसरी बुक है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, और तीसरी बुक इनकी है द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलीट। ये तीन पुस्तकें हैं जिनमें इन्होंने एलीट थ्योरी का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। हैरोल्ड लासवेल के अनुसार राजनीति का अध्ययन प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन है। प्रभावशाली वे व्यक्ति होते हैं जो प्राप्त करने वाली वस्तुओं का अधिकतम भाग प्राप्त कर लेते हैं। जो वस्तु व्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उसे लासवेल ने मूल्य कहा है। ठीक है, लासवेल ने उसे क्या कहा है? वैल्यूज, मूल्य। अभिजन वर्ग का अर्थ, हैरोल्ड लासवेल के अनुसार अभिजन वर्ग वह वर्ग है जिसके पास प्रतिष्ठा, आय तथा सुरक्षा जैसे मूल्य होते हैं। ये मूल्य कुछ ही लोगों को प्राप्त होते हैं। जिनके पास ये मूल्य होते हैं वे अभिजन वर्ग, तथा जिनके पास मूल्य नहीं होते हैं वो जनसाधारण कहलाते हैं। यानी मूल्यों के आधार पर किसने जनता को दो भागों में बांटा? एक, जिनके पास मूल्य होते हैं उसे अभिजन कहा, और जिनके पास नहीं होते हैं उन्हें मास कहा, जनसाधारण कहा है। तो ये कहा है लासवेल ने। समाज में पद सोपान का ढांचा। पद सोपान का मतलब होता है हायरार्की। प्रत्येक समाज में पद सोपान का ढांचा पाया जाता है जिसके अंतर्गत सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। जो व्यक्ति सत्ता के शिखर पर होता है वह अधिक शक्तिशाली होता है। यही प्रतिष्ठा तथा प्रभाव प्राप्त करने के लिए संघर्ष चलता रहता है। जहाँ संघर्ष होता है वहाँ राजनीति होती है। और राजनीतिक शक्ति वर्ग यानी पॉलिटिकल पावर क्लास, इसकी बात भी लासवेल ने ही की है। लासवेल अभिजन को राजनीतिक शक्ति वर्ग कहते हैं। राजनीतिक शक्ति वर्ग यानी पॉलिटिकल पावर क्लास। लासवेल के अनुसार राजनीतिक शासक वर्ग एक राजनीतिक संगठन में सत्तावान व्यक्तियों का समूह होता है। शक्तिहीन अधिकांश व्यक्तियों को जन कहा जाता है। प्रत्येक समाज में अभिजन, अर्ध अभिजन पाए जाते हैं। यानी अभिजन और अर्ध अभिजनों में किसने डिवाइड किया समाज को? लासवेल ने। जन स्वीकृति की धारणा। लासवेल के जन सिद्धांत में मुख्यतः देन अभिजनों के निर्णय में जन सहमति की धारणा की है। यानी अभिजनों द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो लोगों द्वारा मान्य होते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि शक्ति का डर बहुत अधिक प्रभावी नहीं होता, वास्तव में जन स्वीकृति ही निर्णायक होती है। यदि अभिजनों के निर्णयों में स्वीकृति ना होकर शक्ति है तो समझ लेना सत्तारूढ़ अभिजन के दिन लद गए। ऐसी स्थिति में शीघ्र ही दूसरे अभिजन सत्ता को संभालेंगे। यानी कौन वो चिंतक है जिन्होंने सहमति को अभिजनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट माना है? वो है हैरोल्ड डी लासवेल। लास्ट जो हमारा सिद्धांत है इसको आप 9th सिद्धांत कह सकते हैं। यह है हर्बर्ट फाइनर का संतरा सिद्धांत। फाइनर का संतरा सिद्धांत, संतरा का मतलब हो गया यहाँ पे ऑरेंज सिद्धांत।
फाइनर ने अभिजनों को संतरे के माध्यम से समझाने की कोशिश की। जिस तरह से पानी में संतरा अपने स्थान को बदलता रहता है, उसी तरह अभिजन भी बदलते रहते हैं। कुछ स्वाभाविक रूप से बदलते हैं तो कुछ क्रांतियों द्वारा परिवर्तित होते हैं। ये बिल्कुल सर्कुलेशन ऑफ एलीट की तरह है ये फाइनर का संतरा सिद्धांत। ये आप यहाँ पे संतरा देख रहे हो। संतरा क्या है? संतरा का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अभी पानी के ऊपर है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है? पानी के ऊपर है। और यही जो पानी के ऊपर है, क्योंकि थोड़ा सा भाग, बहुत कम भाग क्या है, पानी के ऊपर है, इसको इन्होंने क्या कहा? इसको इन्होंने कहा एलीट, ठीक है, क्योंकि संतरे का थोड़ा सा भाग पानी के ऊपर है। लेकिन अगर समाज में कोई क्रांति होती है, कोई उथल पुथल आती है और संतरा ये गिलास हिल जाता है, तो क्या होगा? ये रोटेशन अपनी बदल सकता है। ये ऊपर वाला भाग नीचे आ सकता है और नीचे वाला ऊपर, यानी जो नॉन एलीट था वो एलीट बन सकता है और एलीट वाला नॉन गवर्निंग में नीचे आ सकता है। तो ये था संतरा सिद्धांत हर्बर्ट फाइनर का, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल जो 9 थ्योरीज हमने यहाँ पे पढ़ी एलीट से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे डेमोक्रेसी एंड एलीट को, कंपैरेटिवली उसकी स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।